और चलिए अब सीधे लिए चलेंगे आपको बिहार के सासाराम, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। एनडीए के वरिष्ठ नेता, रालोमो के अध्यक्ष, सांसद श्री उपेंद्र कुशवाहा जी, भाजपा के वरिष्ठ नेता श्रीमान गोपाल नारायण सिंह जी, भाई ये पत्रकार बैठ जाओ तो पीछे भी सभी लोग बैठ जाए, नीचे बैठ जाओ जरा, पीछे भी बैठ जाओ जरा, बैठ जाओ युवाओं। श्री संतोष पटेल जी, दीपक प्रकाश जी, अशोक भट्ट जी, ब्रुजनंदन सिंह जी, हिमांशु चतुर्वेदी जी, बहन निवेदिता सिंह जी, जवाहर प्रसाद जी, सुश्री साक्षी मिश्रा जी, शिवेश राम जी, कपिल कुशवाहा जी, कमलेश पासवान जी, प्यारेलाल जी, शरद चंद्र संतोष जी, गुप्तेश्वर गुप्ता जी, और आज रोहतास की सभा में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को मेरा राम राम, नमस्कार। सबसे पहले मैं सासाराम की ये भूमि पर, जहां मां का दाहिना नेत्र गिरा था, उस शक्तिपीठ मां तारा चंडी को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। कैमूर की पहाड़ियों में विराजमान चौरासन महादेव, मां तुतला भवानी, पायलट बाबा और गुप्ता धाम को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत। सासाराम के महान स्वतंत्रता सेनानी बाबू निशान सिंह, महंगू राम जी, शहीद जगन्नाथ राम जी, शिव पूजन जी और भारत के वरिष्ठ दलित नेता बाबूजी जगजीवन राम को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करें। भाइयों बहनों, पहले चरण का चुनाव समाप्त हो चुका है। सासाराम वालों, पहले चरण के चुनाव का परिणाम जानना है क्या? अरे जोर से बोलो, जानना है क्या? देखिए, मेरा बिहार में 37वां सभा है। मैं पूरे बिहार में घूम कर आया हूं और पहले चरण में जो चुनाव हो चुका, उसमें लालू की पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। पहले चरण में ही तय हो गया है कि एनडीए की सरकार बनने वाली है, एनडीए की सरकार। मगर सासाराम वालों, याद रखना, जरा सी भी गलती हुई तो जंगल राज फिर से आ जाएगा। सासाराम वालों, आप बताओ, आप जंगल राज चाहते हो? अरे जोर से बोलो, चाहते हो? ये जंगल राज वाले इस बार चेहरा बदल कर आए हैं, कपड़ा बदल कर आए हैं, भेष बदल कर आए हैं, मगर उनका निशान तो लालटेन और पंजाई है। सासाराम वालों, घुसने मत देना, वरना फिर से आगे बढ़ रहा बिहार जंगल राज से तहस नहस हो जाएगा, तहस नहस हो जाएगा। भाइयों बहनों,
अभी कुछ दिन पहले राहुल और लालू के बेटे ने एक यात्रा निकाला था। यात्रा का उद्देश्य क्या था? बिहार के युवाओं का भला करना था? ना जी। बिहार के किसान का भला करना था? ना जी। बिहार के दलितों का पिछड़। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान से पहले बिहार में एक बार फिर आरक्षण का मुद्दा गरमाया हुआ है। तेजस्वी यादव ने एनडीए पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री हो या केंद्र के मंत्री हो, ये लोग 65% आरक्षण के बारे में कुछ नहीं बोल रहे। पूरे बिहार की जनता जो है आशीर्वाद दे रही है, इस बार बदलाव के लिए वोट किया है, आगे 11 तारीख को भी करेगी। और प्रधानमंत्री जी हो या केंद्र के मंत्री हो, कोई भी लोग 65% जो आरक्षण हमारी 17 महीने की सरकार ने जो बढ़ाया था, उस आरक्षण के बारे में ये लोग कुछ नहीं बोल रहे। लोगों का आरक्षण खा करके बैठ गए हैं प्रधानमंत्री 65%। इस पे बोलना चाहिए, बात करनी चाहिए। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई पे बात करनी चाहिए। 11 साल का हिसाब देना चाहिए, बताना चाहिए कि गुजरात को कितना दिया, बिहार को क्या दिया। इस पे तो वो बात नहीं कर रहे। तो हमको लगता है कि 65% आरक्षण खाकर किस तरह की बातें कर, गुजरात में फैक्ट्री की बात करेंगे या ऐसी बातें। वही तो हम बोल रहे कि हिसाब दें कि गुजरात को क्या दिया, बिहार को क्या दिया। और वहीं तेजस्वी के आरोपों पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी के पास कुछ कहने को नहीं है, इसीलिए वो जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। आरक्षण पे 200% बोल रहे हैं। अरे आप तो ये तो बताओ कि तुम्हारे माताजी पिताजी ने एक आरक्षण दिया है क्या? किसको दिया आरक्षण? और दो चीज जानिए, इस देश में जब जब आरक्षण आया तब तक भाजपा का समर्थन रहा है, चाहे वो स्वर्ण समाज का हो, मंडल कमीशन हो या अति पिछड़े को कपूरी ठाकुर जी ने आरक्षण दिया हो। जब जब आरक्षण हुआ है तब तब भाजपा का समर्थन रहा है और कांग्रेस पार्टी तब तब विरोध करते रही। लालू जी ने आरक्षण बिल को फाड़ा, महिला आरक्षण बिल को फड़वाया। पूरा देश की जनता जानती है कि महिला आरक्षण यदि 30 साल से नहीं मिला है तो उसके दोषी सिर्फ और सिर्फ लालू प्रसाद। भाई जरूरी तो ये लोग नहीं समझ रहे हैं ना, इन लोगों को एसआईआर जैसे मुद्दे दिख रहे हैं जिसमें ना सरकार का कुछ लेना देना है, ना हमारे प्रदेश के वासियों का कुछ लेना देना है। चुनाव हमेशा इन लोगों ने भ्रम फैलाकर लड़ने का काम किया है। आप देखिएगा कि विपक्ष की ये रणनीति का हिस्सा बन गया है कि जब जब चुनाव आएगा तो एक फॉल्स नैरेटिव सेट किया जाता है, भ्रम फैलाया जाता है, डराया जाता है। लोकसभा के वक्त तो बात की थी ना इन लोगों ने आरक्षण की, क्या बोल रहे थे कि आरक्षण समाप्त हो जाएगा, लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी, संविधान खत्म कर दिया जाएगा। आज 1.25 साल से ज्यादा होने को आया है मेरी केंद्र की सरकार को बने हुए। आप बताइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसका आरक्षण छीन लिया गया, कहाँ का संविधान खत्म हुआ या किसकी कहाँ की लोकतंत्र की हत्या कर दी गई। तो बार बार झूठ बोलकर इस बार इन लोगों ने एसआईआर को मुद्दा बनाया, लोगों को डरा रहे हैं कि भैया आपका वोट छीन लिया जाएगा, आपका वोट खत्म कर दिया जाएगा। पर एक बार भी इन्होंने अधिकृत आपत्ति दर्ज कराना जरूरी नहीं समझा। अगर ये मुद्दा आपको लगता है कि इतना ही ज्वलंत है, और अगर आपको स्वतंत्र संवैधानिक संस्था, अगर आपको चुनाव आयोग पर भी भरोसा नहीं है, तो प्रभु चाहिए तो एक बार कम से कम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट जाइए, वहां पे जाकर आप अपनी शिकायत दर्ज कीजिए, उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पर सिर्फ झूठ बोलकर भ्रम फैलाना और लोगों को डराकर वोट हासिल करने की सोच, ये रणनीति गलत है। और अब आपको बता दें कि बिहार में पहले चरण में रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि आखिर इस रिकॉर्ड तोड़ मतदान के पीछे कारण क्या है। जवाब जानने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बिहार में कैसे टूटे मतदान के सभी रिकॉर्ड? बम्पर मतदान के पीछे क्या है मुख्य कारण? बिहार विधानसभा चुनाव इस बार बहुत खास है। एसआईआर की प्रक्रिया के बाद देश के किसी भी राज्य में पहली बार हो रहे
विधानसभा चुनाव पर न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश की निगाहें टिकी हुई है। बिहार में मतदान के पहले चरण में ही बम्पर वोटिंग ने पिछले सभी रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। बिहार के इतिहास में आज तक कभी इतना मतदान नहीं हुआ जितना इस बार के विधानसभा चुनाव के पहले चरण में ही मतदान हो गया। और ऐसे में एक सवाल जो सबके दिमाग में है वो ये है कि आखिर इस बार बिहार में ऐसा क्या जादू हो गया कि मतदान के सभी रिकॉर्ड टूट गए। तो इस सवाल का जवाब हम आपको विस्तार से बताते हैं। बिहार में मतदान प्रतिशत बढ़ने के पीछे कई बड़े फैक्टर महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। पहला फैक्टर SIR। चुनाव आयोग ने इस साल जून महीने में SIR यानी विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य की शुरुआत की थी और इस कार्य से पहले 7 करोड़ 89 लाख मतदाता थे। इसके पुनरीक्षण कार्य के बाद कुल 65 लाख मतदाताओं के नाम कटे थे। 7 करोड़ 41 लाख 92,357 मतदाताओं की फाइनल सूची जारी की गई। इसमें कोई दो राय नहीं कि वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तहत मतदाताओं की संख्या में कम आई है। वोटर पिछले चुनाव के मुकाबले कम होने से भी मतदान प्रतिशत बढ़ा हुआ दिख सकता है। दूसरा फैक्टर छठ महापर्व। हाल ही में देश ने महापर्व छठ मनाया है। लाखों की तादाद में अलग अलग शहरों से लोग बिहार आए। इस बार प्रवासियों को वोट करने का भी मौका मिल गया, जिसकी वजह से वोटिंग प्रतिशत में जबरदस्त बदलाव देखने को मिला है। तीसरा फैक्टर चुनावी वादे। चुनाव से पहले एनडीए और महागठबंधन दोनों दलों ने युवाओं और रोजगार को अपना प्रमुख हथियार बनाया। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया कि अगर उनकी सरकार बनती है तो हर परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाएगी, वहीं एनडीए ने 1 करोड़ सरकारी नौकरी रोजगार के अवसर सृजित करने की बड़ी घोषणा की है। उम्मीद है कि रोजगार पाने के लिए इस बार बड़ी तादाद में युवा वोट करते नजर आएंगे। चौथा फैक्टर 10,000 वाली स्कीम। बिहार में जब जब महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर वोटिंग की है तो उसका फायदा नीतीश कुमार एनडीए को मिला है और इस बार भी उम्मीद जताई जा रही है कि नीतीश कुमार के कामकाज, उनके चुनावी वादों से महिलाएं काफी प्रभावित हुई। माना जा रहा है कि नीतीश सरकार की 10,000 वाली स्कीम की वजह से महिला वोटरों में उत्साह है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि सरकार ने करीब 1.5 करोड़ महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए डाले, जिससे लगभग 4.5 करोड़ वोटरों तक इसका सीधा असर पड़ सकता है। बिहार में मतदान प्रतिशत बढ़ने के पीछे कई कारण मुख्य माने जा रहे हैं, लेकिन मतदान प्रतिशत बढ़ने के पीछे कारण कुछ भी हो, इतना तय है कि लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी खबर है। अब बढ़ा हुआ मतदान किसके लिए फायदेमंद साबित होगा, इस बात का जवाब तो 14 नवंबर को ही मिलेगा, जब चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। लेकिन इतना तय है कि बिहार के मतदाताओं का जोश इस बार बिल्कुल हाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और इस बीच एक बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, तेजप्रताप यादव को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा मिली है। गृह मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है और तेजप्रताप यादव को ये सुरक्षा दी है। सुरक्षा बढ़ाने पर तेजप्रताप यादव ने बयान दिया है और कहा कि ये लोग मुझे मरवा भी देंगे, मेरी जान को खतरा है। तेजप्रताप यादव ने ऐसा कहा, जिसके बाद तेजप्रताप यादव को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। गृह मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया और तेजप्रताप यादव को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दी है, जिसके बाद तेजप्रताप यादव ने बयान भी दिया और कहा कि उनकी जान को खतरा है और कुछ लोग उनको मरवा भी सकते हैं। लगा हुआ है अपना पार्टी का, उसी में हम जा रहे हैं। अरे मोबाइल क्या माहौल है, बहुत जबरदस्त माहौल है। आपका जितने कैंडिडेट सब कैंडिडेट जीत रहे हैं। हाँ सब जीत रहे हैं। उधर आप मीडिया के लोग हैं ना, तो आप लोगों को ज्यादा आइडिया होगा। सिक्योरिटी बढ़ा दिया गया है आपका, सिक्योरिटी बढ़ा दिया गया है। हाँ, क्योंकि मेरे ऊपर खतरा है ना, मेरा हत्या भी लोग करा देगा। जैसे खतरा है, खतरा क्या आपको? अब है दुश्मन सब लगा हुआ है ना। हाँ, तो तेजस्वी का जन्मदिन है, उसको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, उज्जवल भविष्य हो, आगे बढ़े, आशीर्वाद है। धन्यवाद।
और वहीं आपको बता दें कि बिहार की सियासत में लालू प्रसाद यादव के बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव हमेशा चर्चाओं में रहते हैं। पार्टी और परिवार से अलग होने के बाद तेज प्रताप यादव ने जनशक्ति जनता दल के नाम से नया दल बनाया और महुआ सीट से चुनावी मैदान में उतरे। ऐसे में अब तेजस्वी यादव को लेकर सियासी गलियारों में नई चर्चाएं शुरू हो गई हैं, जिससे लालू परिवार और आरजेडी पर फिर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। क्या है इसके पीछे कारण, देखिए रिपोर्ट। तेज प्रताप यादव ने बता दिया आगे का प्लान। किसको मिलेगा लालू के लाल का समर्थन? तेज प्रताप यादव की घोषणा से आरजेडी परेशान। पार्टी और परिवार से निष्कासित किए जाने के बाद से लालू प्रसाद यादव के बड़े पुत्र हमेशा चर्चा में रहते हैं। तेज प्रताप यादव ने जनशक्ति जनता दल के नाम से नया दल बनाया और महुआ सीट से चुनावी मैदान में उतरे, जहां पहले चरण में मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। पहले चरण का मतदान खत्म होने के बाद तेज प्रताप यादव और बीजेपी सांसद रवि किशन को पटना एयरपोर्ट पर एक साथ देखा गया, जिसके बाद से अटकलें लगाई जा रही हैं कि जनशक्ति जनता दल के संस्थापक की बीजेपी खेमे से नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं। साथ ही इस मुलाकात के बाद बिहार में नए राजनीतिक समीकरणों को लेकर भी चर्चा तेज हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों नेता अपने अपने चुनाव प्रचार के बाद पटना एयरपोर्ट पहुंचे थे। जैसे ही दोनों बाहर निकले तो मीडिया ने उन्हें घेर लिया। रवि किशन से मुलाकात पर क्या बोले तेज प्रताप? पत्रकारों से बातचीत में तेज प्रताप यादव ने कहा कि मैं रवि किशन से पहली बार मिल रहा हूं। हम दोनों भगवान शिव के भक्त हैं और दोनों के माथे पर त्रिपुंड है, बस यही समानता है। बीजेपी का साथ देने के सवाल का सीधा जवाब देते हुए तेज प्रताप ने कहा, नहीं, उन्होंने सिर्फ इतना कहा, मैं किसी के भी साथ रहूंगा जो बेरोजगारी दूर करे। जब उनसे फिर से कुछ वरिष्ठ भाजपा नेताओं द्वारा की जा रही प्रशंसा के बारे में पूछा गया तो किशन ने कहा कि ये उनका दिल है जो लोगों की प्रशंसा अर्जित कर रहा है। अरे नहीं, अभी मुलाकात हुई, पहली बार रवि किशन जी से मुलाकात। ये भी भगवान के भक्त हैं, हम भी भक्त हैं महादेव के, यहाँ मुलाकात हो गई। आपने एक बात कहा कि समर्थन सबसे ज्यादा जो लाएगा उसका साथ देंगे। कुछ ऐसी तस्वीरें भविष्य में हो सकती है, बिहार के लोग ऐसे कुछ देख सकते हैं। नहीं, देखिए, जो हम तो कहे ही ना शुरू से, जो बेरोजगारी मिटाएगा, जो रोजगार देगा, हम उसके साथ रहेंगे। सर, आपकी प्रशंसा भी कर रहे हैं बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, आप सच का साथ दे रहे हैं। प्रशंसा क्यों नहीं करेंगे? हम भी टीका लगाते हैं, टीका लगाते हैं। तेज प्रताप से मुलाकात पर रवि किशन ने कह दी बड़ी बात। उधर जब रवि किशन से पूछा गया कि क्या कुछ संभव है तो उन्होंने कहा, कुछ भी हो सकता है। बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोलेनाथ के सभी भक्तों के लिए अपने दरवाजे खुले रखे हैं, जो निस्वार्थ सेवा करते हैं, किसी निजी एजेंडे के कारण राजनीति में नहीं। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि क्या आरजेडी सुप्रीमो के बड़े बेटे के साथ अन्याय हुआ है तो किशन ने रक्षात्मक अंदाज अपनाते हुए कहा, अब ऐसे सवाल मत पूछिए, चुनाव का समय है, लेकिन बिहार की जनता सही गलत पहचानने में समझदार है। इनको इनके हृदय, जितना हम इनको देख रहे थे, जानते हैं, इनके हृदय को सब लोग बहुत प्रेम कर रहा है। जौन मतलब यहाँ है वहाँ, मतलब एक होता ना, एक यहाँ दिल, और दिल दिमाग से मुंह पे वायर नहीं आ रहा, सीधे दिल से इनकर मुंह पड़ता। तो दिल वाले इंसान है और भोलेनाथ के भक्त हैं और महादेव के कृपा बाटे। देखिए, भाजपा में मोदी जी के यहाँ सारे अवघड़दानी भोलेनाथ के भक्त, हमारे प्रधानमंत्री भी भोलेनाथ के भक्त हैं। तो सारे लोग जिसका लक्ष्य सेवा है और निस्वार्थ सेवा है, बगैर कोनो पर्सनल एजेंडा के, उसके लिए भाजपा तो सदैव अपना पूरा सीना खोल के रखती है। और ये बात किसी से छिपी नहीं, निस्वार्थ सेवक, और इनकी छवि वही आ रही है, एक निस्वार्थ सेवक के लिए। गलत हुआ सर तेज प्रताप जी के साथ? दिखाओ, ये अब समय चुनाव के बाद, अब हमें गलत सही ना बोले, लेकिन जनता ये तो तय करी, हमरा बोलना से कुछ ना हो। जनता प्रभु सब जानती है, वो अंदर आंख के अंदर से आत्मा पढ़ लेती है, ये जनता है। ये अब बिहार ऊ ना रहा है, ये बिहार अद्भुत हो गई बा पहले से।
हालांकि तेज प्रताप यादव और रवि किशन की मुलाकात सिर्फ एक इत्तेफाक ही माना जा रहा है, लेकिन जिस अंदाज में दोनों एक दूसरे से मिले और दोनों ने एक दूसरे के बारे में जो बातें कही वो कुछ और ही इशारा कर रही है। इस दौरान तेज प्रताप यादव ने बीजेपी के साथ जाने की बात को तो नकार दिया, लेकिन मैं किसी के भी साथ रहूंगा जो बेरोजगारी दूर करे, यह बात कहकर कई सवालों को हवा भी दे दी। फिलहाल दोनों नेताओं की अनौपचारिक मुलाकात बिहार की सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए।